गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने जा रहा है। इसमें बीएआरसी एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है, मतलब एग्ज़ाम जो होता है, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया था। ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरा प्रिपरेशन था। 1 मंथ टू 25 ऐसे 25 डेज़ ऐसे मेरा प्रिपरेशन था। एक वही मैं वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम का जो मेन डिफ़िकल्टी है, वो है कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते। ठीक है? ना साइट पे ना कहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अवेलेबल होता तो उस अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन हम गवर्न कर सकते थे, बट इसमें वो नहीं होता। प्रिपरेशन करने के लिए जो गाइडेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एस्पिरेंट लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और ऑनलाइन सोर्सेस में भी बहुत कम जगह पर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, मुझे भी ये बात पता था। इसमें टोटल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बिफोर द डिस्कशन, कि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड 100 क्वेश्चंस, मैं केमिस्ट्री फील्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने केमिस्ट्री से एग्ज़ाम दिया था। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड मैथमेटिक्स। तो ये रहता है 100 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स -1, maybe -1 or -1/4, I can't remember, maybe -1 as far I remember. Each question wrong you will get -1 marks and direct marks is +3. 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स एंड कट ऑफ जो नियरली होता है, मुझे जितना पता चला था कि 150 मार्क्स अगर किसी को मिल जाए तो लिस्ट में, इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ सकता है। 150 मार्क्स, सो 150 मार्क्स मीन्स आपको 100 में से 50 क्वेश्चन करेक्ट करने। 150 मार्क्स मैक्सिमम। तो मुझे जितना पता था लास्ट ईयर्स का, तो 120 130 ये कट ऑफ जाता था। तो मेरा टारगेट था कि मुझे किसी तरह से 150 मार्क्स मुझे लाना है। ठीक है, तो हो जाए 150 मतलब 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन मुझे करेक्ट करना है। ओके, तो एक तो इसके लिए एग्ज़ाम के टाइम ये एक बात क्लियर था मुझे कि 100 क्वेश्चंस मुझे क्वेश्चन नंबर 1 टू 100 पहुंचना है। ऐसा ना हो कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम ख़त्म हो गया और मेरा पीछे 30 क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं उनको। ये एक बहुत बड़ी गलती होगा अगर आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो तो। आपको सारे क्वेश्चंस देखना चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर था कि एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो 1 से 100 तक मैं क्वेश्चंस 100 तक जाऊँगा ही। ठीक है, जो जितना जल्दी हो सके ऐसे। और एग्ज़ाम में और एक जो मैंने किया था, ये सीबीटी मोड का एग्ज़ाम था। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये एक तो बात किया था कि मेरे पास ये क्लियर कंसेप्ट था कि मुझे 100 तक पहुँचना है, 1 टू 100 तक। कोई भी क्वेश्चन मुझे अनसीन नहीं छोड़ना। सेकेंडली, मैंने क्या किया था एग्ज़ाम के टाइम पे, जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस मुझे आता है और वो न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा-सा लेंदी है, थोड़ा-सा लेंदी। मुझे फ़ॉर्मूला भी पता है और क्वेश्चंस देख के मुझे पता चला कि सारे वैल्यूज़ एज़ इट इज़ दिया हुआ है। आई कैन सॉल्व दिस, बट अभी मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो इससे 3-4 मिनट लगेगा मुझे करने में, या 2-3 मिनट लगेगा। 1 मिनट से कम टाइम में अगर मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, नहीं तो मार्क करके रख दूँगा। मुझे पता है, तो ऐसे मैंने न्यूमेरिकल्स, बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स पहले पहले मुझे आए। ये तो सफलिंग होता है ना क्वेश्चन, क्योंकि सब लोगों का अलग-अलग आता है, किसका पहला है। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे और वो मैंने सब कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस अगर टाइम मिले तो मैं कर लूँगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स मतलब आपको पेन कॉपी जो रफ कॉपी दिया जाएगा उसमें सिर्फ नहीं करना, उसको उसको कैलकुलेट भी करना है, राइट? तो उसमें टाइम लगेगा। अब तो ये दो स्ट्रैटेजी मेन, जो मुझे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के पीछे सबसे ज़्यादा जिसका रोल है वो यही है। एक तो 100 क्वेश्चंस तक पहुंचना, दूसरा
जो क्वेश्चन मुझे आता है वो अगर वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा न्यूमेरिकल्स में जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम के अंदर कंप्लीट भी करना है ना? तो यही है। अब मैं बताऊँगा कि प्रिपरेशन कैसे किया था। एक तो मैंने जो बोला सोर्स लिमिटेड है, तो मैंने क्या किया, पहले एग्ज़ाम जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तब मैंने एक नोटबुक ख़रीदा जो कि डेडिकेटेड है। पूरा मैंने ऐसे ही सोचा था कि बीआरसी एग्ज़ाम के लिए जो भी कुछ पढ़ूँगा मैं इसी नोटबुक में, छोटा-सा एक नोटबुक है, उसमें ही मैं लिखूँगा, प्रैक्टिस करूँगा उसमें ही, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं यही लेके जाऊँगा। मतलब एग्ज़ाम के पहले भी बहुत टाइम पहले पहुँचते हैं ना, हम 1 डेढ़ घंटा पहले ही पहुँच जाते हैं अगर सेंटर दूर हो या ऐसे। तो यही नोटबुक मैं कैरी करूँगा बीआरसी तक जाने तक। मैं एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने से पहले तक मेरे पास बीआरसी के लिए सिर्फ़ यही नोटबुक रहेगा। जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले सिर्फ़ बीआरसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है? तो वो एक मैंने एक नोटबुक खरीद लिया, ये वाला। तो मैं दिखाऊँगा इसमें क्या-क्या है। बट उससे पहले मुझे जितना भी सोर्स मिला, मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए। तो वहाँ से मैंने एक ओवरऑल एनालिसिस किया कि क्या हो सकता है इसमें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और मुझे क्या-क्या करना चाहिए। एक चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि इसमें जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एनालिटिकल एनालिटिकल तो पहले उस टाइम पे मुझे नहीं लगा, एनालिटिकल अलग से कुछ करना चाहिए, बट मैं बताऊँगा एनालिटिकल के बारे में। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था मैं, 6-7 मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएगा इसमें, 100 क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन एक्सपेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिज़िकल से आएगा। मे बी 40 to 50% क्वेश्चंस फिज़िकल से आएगा। तो ये एक बात मेरे एनालिसिस से क्लियर हुआ। उसके बाद ऑर्गेनिक, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से सबसे कम सवाल आएंगे, एंड उसके बाद तो मैथ्स है। जब फिज़िकल से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा टाइम मुझे फिज़िकल को देना चाहिए। ओके, अब ये जो एनालिसिस था और मुझे एक बात भी पता चला कि हर बार बीआरसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ वो अलग कर देते हैं। जैसे मैंने जिस बार एग्ज़ाम दिया था दिस ईयर इटसेल्फ, तो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसमें क्या हुआ था कि फ़ोटोकेमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक का जो फ़ोटोकेमिस्ट्री है, ये सवाल ज़्यादा आ गए थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑर्गेनिक का फ़ोटोकेमिस्ट्री का, जो रेडिकल रिएक्शंस वगैरह, जो नेम रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, हॉफमैन लोफलर रीअरेंजमेंट, ये भी आया था। तो फ़ोटोकेमिस्ट्री अचानक से वो अनएक्सपेक्टेड था, और मैंने जब एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे भी अनएक्सपेक्टेड ऐसा था कि एनालिटिकल आ गया था बहुत ज़्यादा। अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रीवियस ईयर्स का जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग जो एनालिटिकल है उसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आएगा हार्डली, और उसके लिए मैं पूरा एनालिटिकल मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये मेरा क्लियर था कि पूरा एनालिटिकल मैं नहीं पढ़ने जा रहा। बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल में पढ़ूँगा, एंड इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा रेडियो एक्टिविटी से। इनऑर्गेनिक का मैंने सोचा था कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ूँगा, ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ूँगा बस। अब रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएगा, ये श्योर है। क्वेश्चंस आएगा 5 to 6 क्वेश्चंस आएगा। बट मेरे मेरे टाइम पे इस बार 2023 में इस एग्ज़ाम में जैसे लास्ट टाइम फोटोकेमिस्ट्री को बढ़ा दिया था प्रोपोर्शन, अनएक्सपेक्टेड था मेरे टाइम पे। मुझे लगा कि एनालिटिकल अनएक्सपेक्टेड है। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे एनालिटिकल के, एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा, इतना टाइम कम रहता है ना, तो वो सब कुछ याद ही नहीं रहता। बट उतना क्वेश्चंस में एक के बाद एक एनालिटिकल के क्वेश्चंस आया जा रहा है और जो मैं पढ़ के नहीं गया, तो ये एक प्रॉब्लम था। तो एनालिटिकल का अनएक्सपेक्टेड था कि इतना क्वेश्चंस आएगा। जो भी हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने क्या किया था, फिज़िकल सबसे ज़्यादा पढ़ा था, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। और जो एक गलती मैंने किया था कि रेडियो एक्टिविटी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, और रेडियो एक्टिविटी मैंने पहले से कुछ पढ़ा नहीं था। ठीक है, बीएससी में पढ़ा था, कोर्स में था, उसके बाद में पढ़ा नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, मतलब वो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते गया
कि कल करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, वीकेंड में कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा लैब भी चल रहा था, मेरा वो प्रोजेक्ट भी चल रहा था, आईआईटी में क्लास भी चल रहा था, ठीक है। तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता गया और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक मैं पहुँच गया। 1 दिन पहले मेरे पास वो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर अनफिनिश्ड है, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो मुझे तो एग्ज़ाम के पहले काफ़ी डर लगा क्योंकि ये एक चैप्टर है जो श्योर है, इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन आएगा मिनिमम, तो वो मुझे करके जाना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। व्हाटएवर। जब मैंने वो नोटबुक खरीदा, उसके बाद मैंने एक-एक करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो मैं अभी वो नोटबुक दिखाने जा रहा हूँ। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, तो इस इस नोटबुक को डेडिकेटली मैं बीआरसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाया। इसमें कैसे किया मैंने कि सपोज़ मैंने स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें से जहाँ से भी मैं पढ़ूँगा छोटा-छोटा इन्फॉर्मेशन, मतलब जो फ़ॉर्मूला से जो मुझे लगता है कि मैं नहीं मतलब मुझे रिटेन नहीं होगा, ठीक है? वो सारा मैंने यहाँ पर ऐड करता गया। टेक्स्ट बुक पढ़ के जो मुझे लगा कि ये मुझे याद नहीं रहेगा लास्ट टाइम तक, वो मैंने ऐड किया, ठीक है? जैसे सिस्टम वेरिएबल्स, एटीएम का जो प्रेशर का जो कन्वर्शंस है, आर का वैल्यू, जो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड स्क्वायर जो होता है वो, थर्मोडायनामिक डेरिवेशंस एटसेट्रा, वो जो भी है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। थोड़ा सा कलरफुल भी करता गया क्योंकि नहीं तो बोरिंग लगेगा फिर दोबारा पढ़ने में। सी पी सी वी का वैल्यू, कार्व, उसका वैल्यू किसमें कहाँ पर क्या होता है, ओके। ये सब कुछ मैं ऐड करता गया इसमें छोटा-छोटा करके, और एक था कि मैं 2-3 पेज से ज़्यादा एक चैप्टर का नहीं बनाऊँगा, ठीक है? तो जिस दिन जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा, एक दिन में छोटा चैप्टर हो तो 2-3 चैप्टर और बड़ा चैप्टर हो तो 1 चैप्टर, ऐसे करके जैसे ये ख़त्म हो गया थर्मोडायनामिक्स, इतना ही है जितना मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे लग रहा था कि इतना याद नहीं रहेगा। तो ये मैंने पढ़ा। ये जो डायग्राम्स होते हैं, जो पीवी डायग्राम्स होते हैं कार्नोट साइकिल का, इसका वीएस डायग्राम, टीवी डायग्राम, ये सब कुछ ये मुझे याद नहीं रहता। ये हीट इंजन का, रेफ्रिजरेटर का, हीट पंप का जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो, कार्नोट थ्योरम क्या है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है, एक्सेट्रा। और ये और ये क्या है, एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन इफेक्ट, आपको पता होगा। तो ये सब कुछ मैंने इतना सारा 2-3 पेज में वो कंप्लीट किया, जहाँ से भी पढ़ा थॉरोली पढ़ा, और जो चीज़ मुझे लग रहा था कि याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल स्पेक्ट्रा में मैंने जस्ट की पॉइंट्स नोट किया क्योंकि बहुत फार्मूलास है, मैंने जस्ट एक बार पढ़ा। ये की पॉइंट्स इसलिए नोट किया मैंने कि जस्ट मैं एक की पॉइंट को एक बार देखूंगा और मैं याद करने की एक्टिव रिकॉलिंग का ट्राई करूँगा, ठीक है, कि मुझे याद है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट्सेट्रा, मॉडल्स, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन वगैरह वो सब मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, और वो सब मुझे अच्छे से आता भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, तो फिज़िकल में स्पेशलाइजेशन नहीं, मतलब ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, तो फिज़िकल में उतना डीपली में नहीं जाऊँगा। तो इतना ही पढ़ लिया, वही अच्छा है। एंड जो लास्ट जैसे मैंने इस ईयर एग्ज़ाम दिया, तो पुराना 3-4 साल पुराना का पेपर का जो एनालिसिस है, वो देख के लगता है कि क्लास 12 लेवल तक ही केमिस्ट्री आता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री आता है, मेरे टाइम पे एग्ज़ाम में तो मोस्टली एग्ज़ाम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही आया था। फिर कुछ नेम रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे किसी भी सोर्स से पता चला हो कि ये रिएक्शंस आए हैं, तो मैं उसका मैकेनिज्म एटसेट्रा कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पर लिख दिया। जैसे पिक्टर स्प्रिंगलर रिएक्शन, चिचिबर्मन रिएक्शन, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। सपोज कुछ ऐसा आया है कि मैकेनिज्म नहीं आया, कुछ समथिंग इस रिलेटेड को आया, ये वर्ड मेंशन है कहीं पे, किसी ने बताया, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे ये एक रिएक्शन था, ये अच्छा हंस pyridine सिंथेसिस। कुछ कुछ रिएक्शंस मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि ये सारे रिएक्शंस ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं हेटेरोसाइक्लिक जब पढ़ते हैं, थॉरोली जब पढ़ते हैं तब इस सबको अवॉइड करते हैं, बट वो मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली किया। कुछ रिएक्शंस ऐसे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डाइस रिएक्शन का डाई इन किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, ऐसा। बेसिसिटी का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिक ओरिएंटेड पार्ट है, तो मुझे जितना भी लगा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद नहीं रहेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। फिर मैथ, थोड़ा सा मैथ प्रिपेयर किया मैंने। जैसे एरर का क्वेश्चन एक होता है, ठीक है, जो एरर कैलकुलेट करने देते हैं। सो सपोज y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स जेड, तो एक्स
मेज़र करने में अनसर्टेनिटी इतना हुआ, वाई जेड का इतना हुआ, तो एक्स का कैसे होगा। तो वो अनसर्टेनिटी का थोड़ा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। ये मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा था और वहाँ से पढ़ा था। कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला वही है। थोड़ा सा जियोमेट्री का कुछ है यहाँ पर, साइन कॉज, जितना भी मैथमेटिक्स का जो बेसिक फार्मूला है। मैंने क्या किया था इसका, मैंने एक्चुअली मैथ के लिए एक ऑनलाइन सर्च किया था कि जेई मैथमेटिक्स कॉम्पाइलेशन ऐसे करके कुछ सर्च किया था। तो मुझे एक पीडीएफ मिला था जिसमें जो लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जेई मेन एग्ज़ाम देते हैं, वो उसका उन लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ते हैं, वो लोग जो कंपाइलेशन देते हैं कि उसमें सारे फार्मूलास होंगे, तो वो एक मैंने डाउनलोड किया था। तो जितना हो सके, जैसे मैंने एक दिन पूरा डेडिकेटेड किया था मैथ के लिए, तो मैंने क्या किया, पूरा मैथ इसमें जितना भी हो सके एक दिन में वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, फिर स्टार्ट किया मैंने सॉलिड डिस्ट्रिक्ट। सॉलिड डिस्ट्रिक्ट का जो भी मुझे याद नहीं रहेगा, ये प्लेन वगैरह ये मुझे याद नहीं रहेगा मुझे लग रहा था, तो ये मैंने नोट कर दिया। ठीक है, ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन, दो दो टर्म होता है इसमें, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर मैंने फेज़ स्टार्ट किया। फेज़ में जस्ट थोड़ा बहुत ही किया, जो एक्चुअली बेसिक बेसिक चीज़ तो मतलब याद ही रहेगा हम लोगों को कि वाटर का फेज़ डायग्राम, सल्फर का फेज़ डायग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फेज़ डायग्राम, ये तो याद ही रहेगा। बट अदर्स यूटेक्टिक मिक्सचर ये मुझे याद नहीं रहता, तो ये मैंने थोड़ा यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला, तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें, जो मुझे याद नहीं रहता। फिर मैंने जैसे देखना एक ही पेज, सॉलिड स्टेट का सिर्फ एक ही पेज, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखूंगा तो मैं दोबारा पढ़ भी नहीं पाऊँगा, तो वो बेकार ही होगा, फिर मुझे याद नहीं रहेगा, दोबारा पढ़ नहीं पाऊँगा। और मुझे एक माइंड में था कि एग्ज़ाम देने से पहले, अगर 1 घंटा पहले मैं एग्ज़ाम हॉल सेंटर में पहुँचा, तो 1 घंटे में मेरा ये नोटबुक फिनिश होना चाहिए। तो 50 से ज़्यादा पेज तो नहीं होना चाहिए इसमें। और ये छोटा नोटबुक है, आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा नोटबुक है ये। ओके, तो ये मैंने आधा आधा बना लिया था, क्योंकि इसमें से अगर आप पेज को ऐसे मार्क कर लेते हो ना, तो ये आपका हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, तो कम पेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो ज़्यादा लोड नहीं रखता। कि अगर एक ही सेम इन्फॉर्मेशन आपको मैं 50 पेज में दूँ, अगर आपको 100 पेज में दूँ, तो आपको 100 पेज वाला ज़्यादा बर्डन लगेगा, भले ही कंटेंट सेम हो। तो इसलिए नंबर ऑफ़ पेजेस कम करने के लिए मैंने ऐसा किया। जैसे ये मेरा पूरा नोटबुक का एक पूरा पेज है, इसमें 4 सेगमेंट मैंने ऐसे बना लिए। मुझे लगेगा कि कम है, तो अच्छे से रिविज़न कर पाऊँगा मैं। ये एटीएम का वो दोबारा से लिखा मैंने। वी ए मोलर वॉल्यूम एन टी पी में क्या होता है, 0 डिग्री 1 ATM एस ए टी पी में, एन टी पी में क्या होता है, इसमें वॉल्यूम किस में क्या होता है, ये सारा इसमें ये भी है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ऐसे जितना भी, मतलब यही है कि जितना भी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, ये आईआईटी का एक पेपर है शायद, वाह, ओल्ड मेमोरीज। ओके, सो फिर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव मैंने स्टार्ट किया। इसमें जस्ट बेसिक फार्मूलाज जो है, पाई इक्वल टू CRT, ये सारे फार्मूलाज, एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैंने ट्राई किया। ठीक है, तो और बाकी जो फार्मूलाज है इसमें। फिर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया। केमिकल बॉन्डिंग का जो भी मुझे लगा कि नहीं आता, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि ये स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि जितना भी हो सके मैंने इसमें शॉर्ट में कर दिया। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये मैंने साइनाइड का, तो ये मैंने ऐसे करके रफ वर्क की तरह यूज़ किया। और थोड़ा मतलब अच्छे से कलरिंग करके दिया, क्योंकि मतलब अलग दिखना चाहिए। GOC एरोमेटिसिटी यहाँ पर मैंने किया ऐसे। GOC एरोमेटिसिटी होने के बाद फिर मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेशन भी किया था थोड़ा सा, पहले प्लान नहीं किया था कि कोऑर्डिनेशन करूँगा, बट किया था थोड़ा सा। ये कोऑर्डिनेशन का तो बहुत ज़्यादा पेज हो गया, कोऑर्डिनेशन सेल बहुत बड़ा है ना। फिर एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक। एफ ब्लॉक थोड़ा सा किया था, जितना हो सके, कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला देखना था। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी बनाया था, थोड़ा सा बंगाली में है, थोड़ा सा वो है। फिर बायो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा जो बॉन्ड ऑर्डर एटसेट्रा, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, थोड़ा सा ही कर पाया था, इतना सा ही कर पाया था, ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम कम था और उस टाइम पे क्लास भी होता था रेगुलरली, तो नहीं हो पाया। सॉरी, ये फोकस नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट किया। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो समथिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो एक लिस्ट, वो याद नहीं रहता, वो थोड़ा सा किया। फिर कुछ
रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ओके, सो ये पेज में फाइनली आ गया कि मैंने बोला ना कि एग्ज़ाम के पहले बहुत डर लग रहा था क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं किया था। इसमें आप देखना रेडियो एक्टिविटी नहीं है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। सो टुडेज़ प्लान ऐसे करके मैंने किया था कि ये करूँगा, उसको कंक्लूड करूँगा, फिर ये करूँगा, इसको कंक्लूड करूँगा, फिर ये। तो इसमें सब कुछ तो नहीं कर पाया, स्टार मार्क्स वाला मुझे डेफिनेटली करना था, तो ये मैंने करके गया जैसे। उसके बाद थोड़ा सा रीएजेंट देखा, थोड़ा सा रीएजेंट का ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले का है। इतना भी जहाँ पर भी मिले, वो पहले वाला रिवीजन किया था, इतना मतलब 20-25 पेज हो गया था ना, तो वो रिवीजन किया था। और एक्स्ट्रा कुछ भी लगे तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये है लास्ट टाइम के, आप फिज़िकल के भी देख सकते हो कुछ, जैसे आर्हेनियस इक्वेशन का ये है। एल्डोल कंडेंसेशन में 5-6 मेंबर ग्रेटर देन 5 मेंबर, ऐसे अदर्स 5 मेंबर ग्रेटर देन 6 मेंबर, कुछ एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ पर भी ये जो मैं पहले कर चुका था इस नोटबुक में, पहले जो जो लिखा हुआ है वो ही रिवीजन कर रहा था, तो वही दोबारा लिख दिया ऐसे। एक ग्राफ वगैरह है, कोऑर्डिनेशन का ग्राफ है। ये एक एमो डायग्राम मैंने बनाया, 2s+1 LJ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ये भी मुझे लगा था कि ये नहीं पढ़ा, तो ये एक बार देख लेता हूँ। तो जो जो भी याद आए, मतलब एग्ज़ाम के पहले ये इंट्यूशन बहुत काम आता है कि आपको ये लग रहा है कि अच्छा ये तो नहीं किया, ठीक है कर लेते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई प्रेशर में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके अपने लैंग्वेज में लिखो कि आपको ही समझ आए बस। जैसे और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक क्लोरीन 2 ब्रोमीन रहेगा तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में पीक कैसा आएगा, ऐसे 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन रहेगा तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में पीक कैसा आएगा। तो ऐसे करके ये सब भी किया था। उसके बाद तो एग्ज़ाम देने चला गया, इतना ही कर पाया था बस। रेडियो एक्टिविटी थोड़ा लास्ट में देखा था, थोड़ा सा, जैसे एक मास डिफेक्ट का एक फार्मूला होता है इसमें, ये मैंने देख के गया था, बस यही देखा था बस। ये बहुत बड़ा गलती था मेरा कि ये देख के जाना चाहिए था। उसके बाद तो ये नोटबुक का कोई काम नहीं रहा। एग्ज़ाम के पहले मैंने जाके रिवीजन किया था, फिर जियोकेमिस्ट मेन का प्रिपरेशन शुरू हो गया यहाँ से, वटेवर। तो यही है जो है नोटबुक में, देखना आप इतने पेजेस में, बस कंप्लीट। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही आप अप्रोच रखो अपना, कि जो फिज़िकल के चैप्टर्स है उसको बाइफरकेट करो। कि आपको पता है नॉर्मल नेट गेट में जैसे वेटेज रहता है ना, इसमें भी ऐसे ही आपको वेटेज मान के चलना है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब जो चैप्टर्स है इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे नेट गेट में जैसे प्रायोरिटी वाइज आपको तो पता ही होगा, जो जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं तो वो आपको पहले कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके ऐसे 1-2 पेज में आप इसको बाइफरकेट कर लो, ऐसे 2-3 पेज में, 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर एक चैप्टर का। और की पॉइंट्स जो आपको याद रहते हैं वो तो होता ही है, जो याद नहीं रहता, जैसे सॉलिड स्टेट में बहुत लोगों को ये याद नहीं रहता कि कौन से टाइप का क्रिस्टल में ABC का वैल्यू क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, वो मैंने एक ट्रिक से रटा हुआ था। तो उसमें तो आपको कोई समझने वाली बात है नहीं, तो वो मुझे याद था, तो वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया। तो जो जो आपको याद रहेगा वो आपको नोट नहीं करना। समथिंग, किसी चीज़ का इफेक्ट, सपोज प्रेशर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आप तो लॉजिक से भी बता सकते हो ना, अगर किसी वेसल में ऊपर से वेपर है तो अब ज़्यादा प्रेशर कर दोगे तो इक्विलिब्रियम में जो गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है, वेपर जो बना रहे हैं, वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है, आपको लगेगा कि ठीक है ये तो पता ही है, तो वो सब नोट नहीं करना। की फार्मूलाज, ओके, की रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपको याद नहीं होंगे, सपोज बॉन्ड रिक्टर रिएक्शन एक रिएक्शन है तो वो मुझे याद नहीं होता, मैकेनिज्म बार बार मैं भूल जाता हूँ, तो वो उसका मैकेनिज्म देख लिया ऐसे। और ऐसे नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स किया था, मुझे एक टॉपिक सपोज मुझे याद आया कि बॉइलिंग टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है। अब मेरे पास उस टाइम पे कोई, मेरे पास यही बुक नोटबुक है सिर्फ, मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च कर लिया बॉइलिंग टेम्परेचर का क्या होता है, और वो जूल थॉमसन इफेक्ट से वहाँ से आता है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट भी ऐसे इंटरनेट पे सर्च करके देख लिया, वो नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज आप 3-4 बुक लेके बैठो, 2-3 नोटबुक लेके बैठो, ऐसा नहीं है। तो आपको जो जो टॉपिक्स आपको लगे दिमाग में क्लिक करा, अच्छा ये तो नहीं पढ़ा था, ये तो याद नहीं है, ये एक बार देख लेता हूँ, तो ये इन इन सबको भी आपको प्रायोरिटी देना है। तो ऐसे भी मेरा हुआ है कि 2-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने रैंडम, मुझे याद आया कि ठीक है ये कर लेता हूँ, ठीक है ये एक बार देख लेता हूँ,
तो ऐसे करके जो टॉपिक्स मैंने नोट किया था वहाँ से भी क्वेश्चन आया, और ये होता भी है, कुछ कुछ टॉपिक्स हम मिस कर जाते हैं और इंट्यूशन से आते हैं ना, तो इंट्यूशंस को आपको लाइटली नहीं लेना है। जो जो आपको लगे कि ये एक बार देख लेना चाहिए, आपको देख लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इतना कुछ मैंने बताया 25 मिनट से, इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही है कि इस एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 एनी हाउ पहुँचना है। अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला पता है और आपको देख के लग रहा है कि ये मुझे आता है, बट कैलकुलेशन अगर मैं अभी लिख के करने जाऊँगा ना, तो टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा मिनिमम, तो उसको आप छोड़ दो। लिटिल कैलकुलेशन से सपोज़ पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था मेरे टाइम पे, सपोज़ वो था जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो वो फॉर्मूला भी मुझे पता था और वो वैल्यू भी दिया हुआ था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया बाद में, ठीक है, बाद में करूँगा। पहले जो क्वेश्चंस मे बी हो सकता है लास्ट में इजी क्वेश्चंस आ जाए, है ना? तो ऐसे मतलब लास्ट में ज़रूरी नहीं कि हमेशा इजी क्वेश्चंस आएगा, बट आ जाता है ना कभी-कभी, जो तुम्हें देख के ही लगेगा कि अच्छा देख के ये कर देंगे। तो लास्ट में मेरा एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि उसमें सिर्फ एक फिडलक्राफ्ट एल्केलेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट होके बेंजीन पे रिंग पे वो ग्रुप जुड़ जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन देख के ही हो गया था, तो लास्ट में था वो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाना है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, ओके। एंड नेक्स्ट प्रायोरिटी वाइज आपको प्रायोरिटाइज करना है। पहले आपको फिजिकल कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। सॉरी 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 मेरे टाइम पे और एक हुआ था, जो एनालिटिकल का क्वेश्चन ज़्यादा आ गया था, बेसिक एनालिटिकल का क्वेश्चंस जो मैंने नहीं पढ़ा था बहुत टाइम से, मुझे नहीं आता था वो उस टाइम पे। तो ये आप पढ़ के जाना, पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए फिजिकल का। फिजिकल का टॉप मोस्ट 5-6 टॉपिक कर लो पहले, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी कर लो, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक्स, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC, एरोमेटिसिटी, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये गलत नहीं होना चाहिए, तो ये आप कंप्लीट कर लो। हेट्रोसाइक्लिक एक है, हेट्रोसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, GOC, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस से तो एक क्वेश्चन आता है ये, तो ये आप पहले कंप्लीट कर लो ऑर्गेनिक का। फिर आपको जाना है एनालिटिकल की तरफ। आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो कि एनालिटिकल को आप कितने टाइम दोगे। बहुत कुछ पढ़ के नहीं जाना। नॉर्मल सॉल्ट टेस्ट एनालिसिस वो पढ़ के जाना है, जैसे फ्लेम वो पढ़ के जाना है, डिफरेंट फ्लेम्स एक्सेट्रा। बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होता है, जो आपने BSc में प्रैक्टिकल्स किया था ऑर्गेनिक का, वो भी मैं करके गया था इस नोटबुक में। शायद वो मैंने करके गया था, तो कहीं पे मैंने इंटरनेट पे देख के ऐसे किया था कि जैसे BSc में जो हम टेस्ट करते थे, नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट, एमीन का टेस्ट, वो करके गया था। तो ऐसे ही आपको ऐसे प्लान करना है, पहले फिजिकल का टॉप मोस्ट 6-7 5-6 टॉपिक, उसके बाद एनालिटिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताया, उसके बाद इनऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक्स, ऑर्गेनोमेटलिक का क्वेश्चन, एंड आपका वो ऑर्गेनोमेटलिक का क्वेश्चन वहाँ तक करना है, जैसे जो रिएक्शन से पहले तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, वहाँ तक ही करना। एकदम लास्ट तक जाओगे तो मतलब मेरे टाइम पे टाइम नहीं था, अगर टाइम मिले तो करके जाना, वो तनाबे सुगानो डायग्राम ऐसे वो सब करके जाना अगर टाइम मिले तो। मैंने तो स्किप किया था, नहीं किया था वो सब, ओके। तो ये टॉपिक्स करना, और जितना भी जहाँ से भी जो कुछ मिला आपको, जो लगता है याद नहीं रहेगा, वो एक छोटा नोटबुक में, एक डेडिकेटेड नोटबुक में उसको कंपाइल करते जाना, उसको रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा। जैसे मेरे टाइम पे एक झटका लगा था कि हाँ, एनालिटिकल ज़्यादा आ गया था, उसके लास्ट ईयर जिन लोगों ने दिया था उनको झटका लगा था कि फोटो केमिस्ट्री ज़्यादा आ गया है, ठीक है, जो आता ही नहीं था। तो एक झटका आपको भी मुबारक हो, आएगा ज़रूर, बट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो चैप्टर कर रहे हो अच्छे से करो, बस यही सजेशन है। एग्ज़ाम टाइम पे घबराना नहीं है। एंड अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि
टेस्ट सीरीज़ हम क्यों जॉइन करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर, वो टाइम मैनेजमेंट वो हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। एग्ज़ाम टाइम पे आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कितना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन देखना है, जल्दी जल्दी भागना है, तो टाइम का वो मैनेजमेंट लेकर उतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है। इतना कुछ नहीं है। आपने पहले एक दो अगर सीबीटी टाइप में एग्ज़ाम दिया है, जैसे आईआईटी जैम या जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, अगर एक दो भी आपने दिया है तो ठीक है, इट्स ओके। बाकी खुद प्रिपेयर करो, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने क्या किया था, मेरा टारगेट यही था कि 150 कट ऑफ है, तो मुझे 50 क्वेश्चन सही करना। कट ऑफ 150 नहीं है, 120 130 ऐसे है, तो 150 इज़ अ सेफ मार्क फॉर मी, राइट। तो 150 अगर मुझे स्कोर करना है तो 50 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो मैंने ऐसे किया था कि एक्चुअल एग्ज़ाम में मैंने 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ऐसे करके कि अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 10 क्वेश्चन में कितना मेरा मार्क्स कितना बनेगा। 67 को अप्रॉक्सीमेट आप 70 मान लो। सपोज मैंने 70 क्वेश्चंस किया, तो उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 10 क्वेश्चन मतलब 70 अगर होता तो फुल मार्क्स होता 70 इंटू 3 210, और मेरा 10 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, और उसका नेगेटिव मार्क 1 करके 40 मार्क्स में से कम हो गया, तब भी सिलेक्शन होना था, ठीक है। अगर उसमें से 15 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, 70 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 15 इंटू 3 45 एंड 15, तो 60 मार्क्स है ना, 60 मार्क कम हो गया मेरा। तो 210 से 60 मार्क्स तभी सिलेक्शन होना था। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करके आया था। ये मैंने क्या किया था, तो बाद में मुझे थोड़ा सा लगा और एक दो क्वेश्चन कम करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चंस। बट ठीक है, मैं बताऊंगा 150 आप सेफ मार्क्स मान के चलो, एंड वही थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलना, क्योंकि कट ऑफ बढ़ भी सकता है ना। एंड ईयर बाय ईयर, each and every year cut off is increasing. So I hope you got a little guidance from this video, and you have received some information about how I have prepared and what worked for me, okay, and what wrong things I have done. एक तो रेडियो एक्टिविटी बाद में करूँगा नहीं कर पाया अच्छे से मतलब क्या नहीं, एक दो फार्मूला ही जाते टाइम पेज पलटा एक बुक का, तो एक फार्मूला दिखा, तो वही मेरे नोटबुक में आपने देखा, बस वही है। तो रेडियो एक्टिविटी नहीं कर पाया, उसके लिए एग्ज़ाम मतलब ऐसे लगा भी था कि ठीक है एग्ज़ाम, यही रेडियो एक्टिविटी, ये इन लोगों का काम ही है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, तो यही नहीं करके गया तो फिर छोड़ो, एग्ज़ाम देने मत ही जाओ बस। तो ये गलती आप मत करना, आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ के जाना, एंड जिस सीक्वेंस में मैंने बताया इस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना बस, एंड कीप फेथ इन योरसेल्फ, you will definitely get into this, okay. At least you will be selected for interview, and that is a very much another type of experience in life, okay. Okay, so best of luck, thank you, bye bye, good night.